रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे शानदार कारें बनाती है और दुनिया के सबसे अमीर लोग रोल्स रॉयस कार के मालिक होने का सपना देखते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस शानदार रोल्स रॉयस की शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की थी जिसका पूरा बचपन गरीबी में बाल मजदूरी करते हुए बीता था। यह कहानी 1863 में शुरू होती है। हेनरी रॉयस का जन्म इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में होता है। जब रॉयस केवल 4 वर्ष का था, उसके पिता का व्यवसाय बर्बाद हो गया। उनका पूरा परिवार सड़कों पर आ गया था। लेकिन यह तो समस्याओं की शुरुआत मात्र थी। 9 वर्ष की आयु में रॉयस ने अपने पिता को हमेशा के लिए खो दिया, जिसके कारण उनकी मां को नौकरानी का काम करना पड़ा और रॉयस ने समाचार पत्र वितरित करना शुरू कर दिया। अब तक रॉयस का भविष्य अंधकार से भरा हुआ था। लेकिन 14 साल की उम्र में उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। उनकी एक चाची ने हेनरी में संभावनाएं देखीं। वह ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में चली गईं। वह रॉयस में प्रशिक्षु के रूप में शामिल हुईं। अगले 3 वर्षों तक रॉयस ने दिन-रात काम किया। उन्होंने दर्जनों किताबें पढ़ी और एक फैक्ट्री में काम किया। उन्होंने बढ़ईगीरी, गणित और सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स सीखा। 17 वर्ष की आयु में वह पूर्णतः सक्षम मैकेनिक बन गए। 21 वर्ष की आयु में वह मैक्सिन वेस्टर्न नामक कंपनी में इंजीनियर के पद पर काम कर रहे थे। लेकिन वित्तीय कठिनाइयों के कारण यह कंपनी बंद होने वाली थी। रॉयस के पास कई अन्य कंपनियों में नौकरी करने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने अपनी खुद की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी खोलने का फैसला किया। उन्होंने अपनी 20 पाउंड की बचत से मैनचेस्टर में एक छोटा सा कार्यालय शुरू किया, F.H. रॉयस एंड कंपनी। उन्होंने अपने मित्र अर्नेस्ट क्लेरमॉन्ट को भी साझेदार के रूप में शामिल कर लिया। शुरू में रॉयस ने जीवित रहने के लिए जो कुछ भी कर सकता था किया, जैसे सिलाई मशीन, बिजली फिटिंग आदि की मरम्मत। लेकिन रॉयस ने देखा कि बिजली फिटिंग और लाइटिंग की मांग बढ़ रही थी। इसलिए उन्होंने आर्क लैंप, बल्ब होल्डर और इलेक्ट्रॉनिक डोरबेल का निर्माण शुरू किया। इससे कंपनी का भाग्य बदल गया। 1900 तक कंपनी की बिक्री 20,000 पाउंड को पार कर गई। 38 वर्ष की आयु में रॉयस का एक परिवार था। वे एक विशाल कारखाना बनाने की योजना बना रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर कहानी में एक मोड़ आता है। 1901 में जर्मन और अमेरिकी कंपनियों ने ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में प्रवेश किया। प्रतिस्पर्धा बढ़ गई और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कीमतें गिर गईं। रॉयस का कारोबार ध्वस्त होने लगा। जैसे जैसे व्यवसाय असफल होता गया, रॉयस का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता गया। जब रॉयस ने डॉक्टर से परामर्श किया तो उसे एक सरल सलाह मिली। रॉयस को स्वस्थ होने के लिए ताज़ी हवा की जरूरत थी। उन्हें एक कार खरीदने की सलाह दी गई ताकि वे बिना किसी परेशानी के यात्रा कर सकें। रॉयस ने स्वस्थ होने के लिए छुट्टी ली। उन्होंने डेकोविले नामक एक फ्रांसीसी कार खरीदी। यह कार बहुत शोर मचाती थी, ब्रेक अप्रभावी थे और अधिक गर्म होना एक समस्या थी। हेनरी जैसे पूर्णतावादी के लिए यह कार निम्न स्तर की थी, इसलिए उन्होंने इसमें मामूली संशोधन करने का निर्णय लिया। लेकिन उन्होंने कार को पुनः डिजाइन किया। यह पुनः डिजाइन की गई कार मूल डेकोविले कार से बेहतर थी। इससे रॉयस को अपनी कार बनाने का आत्मविश्वास मिला। वह कार का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। उन्होंने एक टीम गठित की और अपनी नई कार का डिजाइन तैयार करना शुरू कर दिया। उन्हें कास्टिंग के लिए एक वर्कशॉप में भेजा गया। अंततः रॉयस की 10 आर्स पावर और 2 सिलेंडर वाली कार ने आकार लेना शुरू कर दिया। शांति, हल्कापन, टिकाऊपन और विश्वसनीयता के मामले में यह कार श्रेष्ठ थी।
1 अप्रैल 1904 को इसका सड़क पर परीक्षण किया गया। अपने पहले परीक्षण में इसने बिना किसी समस्या के 50 किलोमीटर की दूरी तय की। रॉयस ने उसी मॉडल की 2 और कारें बनाईं। उनका परीक्षण किया गया और उनमें सुधार किया गया। उन्होंने विश्व स्तरीय कारें बनाईं, लेकिन वे इन कारों को दुनिया तक पहुंचाने में सक्षम नहीं थे। यह कहानी के दूसरे नायक चार्ल्स रोल्स का प्रवेश है। रॉयस एक प्रदर्शनी में अपनी कारें प्रस्तुत कर रहे थे। चार्ल्स रोल्स ने इन कारों को देखा। चार्ल्स रोल्स एक उत्साही मोटर चालक थे। वह उच्च गुणवत्ता वाली कारों का सफल व्यवसाय कर रहे थे। रोल्स पहले से ही एक लग्जरी ब्रिटिश कार निर्माता की तलाश में था, इसलिए उन्होंने रॉयस से मुलाकात की और कारों को करीब से देखा। वह रॉयस से प्रभावित थे। उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर से कहा कि उन्हें दुनिया का सबसे महान इंजीनियर मिल गया है। चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस इन कारों को बेचने के लिए एक संयुक्त उद्यम शुरू करने पर सहमत हुए। कार का नाम रोल्स रॉयस रखा जाने वाला था। मार्च 1906 में रोल्स रॉयस लिमिटेड की आधिकारिक स्थापना हुई। 4 रोल्स रॉयस 10, 15, 20 और 30 आर्स पावर मॉडल की आपूर्ति की जानी थी। रोल्स रॉयस का मानना था कि कार का विपणन करने का सबसे अच्छा तरीका रेसिंग टूर्नामेंट में भाग लेना था। यही कारण है कि रोल्स रॉयस ने आइल ऑफ मैन और टूरिस्ट ट्रॉफी जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंटों में भाग लिया। रोल्स रॉयस ने रोल्स रॉयस कारों का उपयोग करके ये दौड़ें जीतीं। रोल्स रॉयस ने इन कारों के साथ कई नए गति रिकॉर्ड भी बनाए। रोल्स रॉयस पहले से ही एक महान कार कंपनी के रूप में स्थापित थी, लेकिन उनकी सबसे सफल कार अभी आनी बाकी थी। 1906 के अंत में रोल्स रॉयस ने 40 और 50 आर्स पावर और 6 सिलेंडर वाले मॉडल लॉन्च किए। इसके शरीर का रंग चांदी जैसा था। यह अत्यंत सहज और शांत था, बिल्कुल भूत की तरह। इसीलिए इसका नाम सिल्वर गोस्ट रखा गया। कार को बाजार में लाने के लिए रोल्स रॉयस ने 24,000 किलोमीटर की सहनशीलता परीक्षण की योजना बनाई। सिल्वर गोस्ट को 3 महीने तक रविवार को चलाया गया। इसे दिन रात लगातार चलाया जाता था और तय की गई दूरी 24,000 किलोमीटर थी। सिल्वर गोस्ट ने बिना किसी समस्या के यह परीक्षण पास कर लिया। रोल्स रॉयस ने भी कई प्रदर्शन आयोजित किए, जिसमें उन्होंने सिल्वर गोस्ट को व्हिस्पर टेस्ट पास करवाया। इस परीक्षण में उन्होंने कार के बोनट पर एक सिक्का संतुलित किया और उसे गिराए बिना चलाया, जिससे साबित हो गया कि यह कार बेहद स्मूथ है। इन रणनीतियों के साथ सिल्वर गोस्ट दुनिया की सबसे अच्छी कार की तरह लोकप्रिय हो गई और यह उस समय के राजाओं, रानियों और उद्योग जगत के नेताओं की पहली पसंद बन गई। रोल्स रॉयस साझेदारी का निर्णय एक मास्टरस्ट्रोक साबित हुआ। उन्हें हर तरफ से सफलता मिल रही थी। तभी एक भयानक घटना घटी। कारों के साथ साथ चार्ल्स रोल्स को विमानन का भी बहुत शौक था। 12 जुलाई 1910 को वह राइट फ्लायर नामक विमान उड़ा रहे थे। उड़ान के दौरान विमान का पिछला हिस्सा टूट गया और विमान 100 फीट की ऊंचाई से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना में 34 वर्षीय चार्ल्स रोल्स की जान चली गई। दुर्भाग्यवश वह ब्रिटेन में हवाई जहाज दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले पहले व्यक्ति बने। इस घटना का रोल्स रॉयस पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह इस क्षति से उबरने का प्रयास कर रहा था, लेकिन 1911 में उन्हें एक और झटका लगा। उनका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा और डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें आंत का कैंसर है। उनका एक बड़ा ऑपरेशन करना होगा, लेकिन इसके बाद भी डॉक्टरों ने कहा कि वह केवल 3 महीने तक ही जीवित रहेंगे। इस स्थिति में भी रोल्स रॉयस ने सिल्वर गोस्ट के डिजाइन और इंजीनियरिंग में सुधार जारी रखा। और फिर एक चमत्कार हुआ।
3 महीने बाद रोल्स रॉयस ने 100% रिकवरी हासिल कर ली। वापस आने के बाद रोल्स रॉयस ने सिल्वर गोस्ट में बड़े सुधार किए। ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा दिया गया, निलंबन में सुधार किया गया और चेसिस भी मजबूत बनाया गया था। इस दौरान रोल्स रॉयस ने देखा कि कार के बोनट पर व्यक्तिगत शुभंकर लगाने का चलन था, लेकिन कंपनी को इस बात की चिंता थी कि लोग अनुचित शुभंकर लगा रहे थे, जिसका रोल्स रॉयस की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए उन्होंने अपना स्वयं का शुभंकर डिजाइन किया। उनके शुभंकर में एलेनोर थॉर्नटन नामक एक ब्रिटिश अभिनेत्री और एक मॉडल का उपयोग किया गया था। इस मूर्ति में एक महिला आगे की ओर झुकी हुई दिखाई गई है। उसके हाथ पीछे की ओर फैले हुए हैं और उन पर तेज हवा चल रही है। यह शुभंकर अनुग्रह, स्वतंत्रता और गति की भावना का प्रतीक है। इसका नाम है स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी। परमानंद का अर्थ है अत्यधिक खुशी। इन सभी सुधारों के कारण रोल्स रॉयस की बिक्री और मुनाफा तेजी से बढ़ रहा था। 1913 तक उनका लाभ 90,000 पाउंड से अधिक हो गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शाखाओं का विस्तार करने की योजना थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने रोल्स रॉयस को बड़ा झटका लगा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ, लेकिन रोल्स रॉयस इसके लिए तैयार नहीं था। युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई, जिसका असर रोल्स रॉयस जैसी लग्जरी कार कंपनियों पर पड़ा। बिक्री में भारी गिरावट आई और कंपनी को अपने कर्मचारियों को निकालना पड़ा। सभी को लगा कि रोल्स रॉयस युद्ध में बच नहीं पाएगी, लेकिन रोल्स रॉयस की कुछ और योजना थी। रोल्स रॉयस ने सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की, जिसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि युद्ध में विश्वसनीय और उच्च प्रदर्शन वाली कारों की जरूरत थी। यही कारण है कि रोल्स रॉयस ने सिल्वर गोस्ट को संशोधित करके उसे बख्तरबंद कार में बदल दिया। कार की बॉडी में 8 मिमी मोटा कवच लगाया गया था। इसमें एक घूमने वाला बुर्ज भी लगाया गया था, जिसमें एक मशीन गन फिट की गई थी। इस कार का उपयोग मध्य पूर्व के कठोर रेगिस्तानी क्षेत्रों में अभियान चलाने के लिए किया जाता था। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जासूसी मिशनों के लिए भी किया जाता था। इसके अलावा क्योंकि सिल्वर गोस्ट चलाना बहुत आसान था, यह घायल सैनिक को ले जाने के लिए भी सबसे अच्छा वाहन था। यही कारण है कि कई सिल्वर घोस्ट्स को युद्ध एम्बुलेंस की तरह संशोधित किया गया था। स्ट्रेचर, चिकित्सा उपकरण और नर्सों के लिए पर्याप्त जगह थी। रात्रिकालीन मिशनों के लिए विद्युत प्रकाश व्यवस्था की गई थी। इन एम्बुलेंसों ने हजारों लोगों की जान बचाई। अंततः अपनी लग्जरी विशेषताओं के कारण रोल्स रॉयस कारों का उपयोग युद्ध के दौरान उच्च पदस्थ अधिकारियों, राजनयिक मिशनों और राजा के दूतों द्वारा किया गया। सेना के साथ मिलकर काम करते समय रोल्स रॉयस को एहसास हुआ कि ब्रिटिश वायु सेना अपने हवाई जहाज के इंजन के लिए फ्रांसीसी कंपनियों पर बहुत अधिक निर्भर थी और सरकार चाहती थी कि कोई ब्रिटिश कंपनी उसके इंजन की आपूर्ति करे। इस अवसर को देखते हुए रोल्स रॉयस ने एरो इंजन निर्माण में प्रवेश किया। रोल्स रॉयस ने स्वयं एरो इंजन डिजाइन सीखा और 1915 में अपना पहला इंजन ईगल लॉन्च किया। यह इंजन प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक विश्वसनीय, हल्का और ईंधन कुशल था। यही कारण है कि ब्रिटिश वायु सेना ने वर्ष के अंत तक 500 ईगल इंजन का ऑर्डर दिया। लेकिन रोल्स रॉयस यहीं नहीं रुकी। 1915 के अंत में रोल्स रॉयस ने हल्के विमानों के लिए हॉक इंजन बनाया। 1916 में रोल्स रॉयस ने ईगल का छोटा संस्करण फाल्कन इंजन बनाया और 1918 में रोल्स रॉयस ने बड़े और लंबी दूरी के विमानों के लिए कोंडोर इंजन बनाया। इन इंजनों के कारण ब्रिटेन को हवाई युद्ध, जासूसी मिशन, पनडुब्बी रोधी अभियानों और बमबारी मिशनों में बड़ी बढ़त मिली।
और यही उनकी जीत का एक महत्वपूर्ण कारण बन गया। एरो इंजन निर्माण में रोल्स रॉयस का प्रवेश एक शानदार कदम साबित हुआ और आज भी रोल्स रॉयस के इंजन हजारों वाणिज्यिक और सैन्य विमानों में उपयोग किए जाते हैं। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया और अगले 15 वर्षों तक रोल्स रॉयस ने कारों और एरो इंजन दोनों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने 20 नाम से एक छोटी और सस्ती कार लॉन्च की। दुर्भाग्य से 20 की बिक्री बहुत प्रभावशाली नहीं रही। 1925 तक लग्जरी कार बाजार में बेंटले, डेलमार और कैडिलैक जैसे ब्रांडों के कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी और रोल्स रॉयस को अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए एक साहसी कार की आवश्यकता थी। इसीलिए उन्होंने सिल्वर गोस्ट को प्रतिस्थापित कर दिया और बेहतर प्रदर्शन और 4 पहिया ब्रेक के साथ नई फैंटम को लॉन्च किया। फैंटम काफी सफल रही और इसने रोल्स रॉयस को एक बार फिर लग्जरी कार बाजार का राजा बना दिया। इसके बाद फैंटम 2 भी लॉन्च किया गया, जिसे भी उतना ही अच्छा प्रतिसाद मिला। 1931 में रोल्स रॉयस ने बेंटले का अधिग्रहण कर लिया, जो दिवालिया होने वाला था, और इसके बाद रोल्स रॉयस ने एक और प्रतिष्ठित कार बेंटले डिजाइन की, जो रोल्स रॉयस और बेंटले का एक सफल मिश्रण था। लेकिन दुर्भाग्यवश रोल्स रॉयस ने इस कार को कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। 22 अप्रैल 1933 को 70 वर्षीय हेनरी रोल्स रॉयस ने अपनी अंतिम सांस ली। कार के उत्पादन से कुछ महीने पहले हेनरी रॉयस की मृत्यु के बाद से रोल्स रॉयस ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। एक ओर जहां फैंटम 3, सिल्वर शैडो और घोस्ट जैसी प्रतिष्ठित कारें लॉन्च की गईं, दूसरी ओर 1960 के दशक में उन्हें वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उनका विमानन और ऑटोमोबाइल कारोबार अलग हो गया और वर्तमान में रोल्स रॉयस का स्वामित्व BMW मोटर्स के पास है। लेकिन आज भी रोल्स रॉयस अपनी प्रतिष्ठित कारों के कारण परम विलासिता का सबसे बड़ा प्रतीक है। रोल्स रॉयस का मालिक होना एक उत्कृष्ट कृति का मालिक होने जैसा है, जो रोल्स की पूर्णता और करिश्मे का प्रतीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और भी लाइफ चेंजिंग टिप्स शेयर करता रहूं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। साथ ही नीचे कमेंट्स में बताएं, आपकी राय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।